हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। आज का टॉपिक है ए मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट आपका चैप्टर 6 है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है और जिसका नाम होता है रिचर्ड एच एब्राइट। एब्राइट हमारे दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट में से एक है और उसकी कामयाबी के पीछे उसकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं कि एक कामयाब आदमी के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है, तो ये बात बिल्कुल सच है। एब्राइट की माँ का उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी थी जो अपने बेटे की शौक़ को, उसकी क्यूरियोसिटी को, उसके हॉबीज़ को पहचानती है और उसको फॉलो करने के लिए उसके लिए सारी चीज़ें उसके लिए पर्याप्त करती है। जो जो चीज़ उसको चाहिए थी वो सब चीज़ें उसके लिए अवेलेबल कराती है और उसकी मदद करती है उसके काम में, जिस चीज़ में उसका शौक़ था। और वो बड़ा होकर के एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है, बहुत ही कामयाब साइंटिस्ट बनता है। रिचर्ड को हमेशा से ही तितलियाँ कलेक्ट करने का बहुत शौक़ था। बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना उसका पैशन था और बड़े होकर के उसने बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हासिल की। जब वो 22 इयर्स का था तो वो एक एक्साइटेड साइंटिफिक वर्ल्ड में एक नई थ्योरी का उसने आगाज़ किया, जो कि थी वर्किंग ऑफ सेल्स से रिलेटेड। सेल्स पर उसने काम किया और एब्राइट और उसका जो कॉलेज मेट था, उसका एक दोस्त था, उसके कॉलेज में पढ़ता था, दोनों ने मिलकर थ्योरी भी लिखी इन एन आर्टिकल और वो थ्योरी पब्लिश की गई प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में। ये उनका पहला, इट वाज फर्स्ट ऑफ हिज मैनी अचीवमेंट्स, ये उनकी पहली अचीवमेंट थी साइंस की फील्ड में और इससे उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेशन मिला और फिर उन्होंने बटरफ्लाइज की और ज़्यादा स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। एब्राइट जब छोटा सा था तो वो पेंसिल्वेनिया में रहता था और ये उसके बचपन की बात थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, उसका कोई दोस्त नहीं था। एब्राइट जब छोटा था तो पेंसिल्वेनिया में रहता था और वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, उसका कोई दोस्त नहीं था। इसीलिए जल्दी ही उसने बटरफ्लाइज को और बाकी छोटी मोटी चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो रॉक्स को, फॉसिल्स को, कॉइन्स को, फॉसिल्स होते हैं अवशेष, कॉइन्स यानी कि सिक्के, और चट्टानों के टुकड़े और छोटी मोटी चीज़ें कलेक्ट करना उसने शुरू कर दिया। और वो एक स्टार गेज़र भी था, तारों को देखने वाला, और एक ईगर एस्ट्रोनॉमर, अपनी खुशी के लिए एक एस्ट्रोनॉमर भी वो बनना चाहता था। तारों को देखा करता था, उनके बारे में जानकारी भी रखने की कोशिश करता था। एब्राइट की माँ ने उसकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान दिया है उसके कामयाब होने में। जब उसकी माँ को ये सब पता चला तो वो उसके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा और बाकी सारे इक्विपमेंट्स भी लेकर आती थी घर में, और वो उसके लिए ऐसे दोस्त लेकर आती थी जो वो उसकी हॉबी में उसकी मदद करते थे। एब्राइट जो है बचपन में उसकी माँ ही उसकी दोस्त थी और बाकी उसके दोस्त नहीं थे, तो वो उसके लिए दोस्त भी घर पर लाया करती थी जिनके साथ वो खेलता था और सारे ऐसे काम करता था जिससे उसे कुछ सीखने को मिलता था। सारे लर्निंग टास्क उसके होते थे। और एब्राइट की माँ उसके लिए एक किताब लेकर आई जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। ये एक किताब थी जो बटरफ्लाइज के बारे में थी, जिसमें जो उसका राइटर था, ऑथर था, जो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 का जो उस किताब का राइटर था, उसने पढ़ने वाले को एक चैलेंज दे रखा था, काम दे रखा था कि तुम जो है मोनार्क बटरफ्लाइज को इकट्ठा करो, कलेक्ट करो और उनको टैग भी करो। ऑथर ने कहा हुआ था कि तुम उन्हें टैग करने के बाद मेरे पास भी भेजना। तो एब्राइट ने फिर मोनार्क बटरफ्लाइज को टैग करना स्टार्ट कर दिया और उसका और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया बटरफ्लाइज को के लिए।
बटरफ्लाइज को वो पालने लग गया। उसने अपने घर में ही बटरफ्लाइज को पालना स्टार्ट कर दिया। बटरफ्लाइज को वो देखता था कि कैसे वो एक अंडे से कैटरपिलर में चेंज होती है और कैटरपिलर से प्यूपा में चेंज होती है और कैसे प्यूपा से वो एक अडल्ट बटरफ्लाई बनती है। तो ये सारी चीज़ें और टैगिंग करना उसका कंटिन्यू रहा और इसमें उसने और ज़्यादा काम किया। एब्राइट ने एक साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया। साइंस फेयर में जाने से पहले अब एब्राइट का शौक़ बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था। अब उसको लगता था कि बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको उससे कोई फीडबैक नहीं मिल रहा था। तो उसने क्या काम किया कि फ्रॉग टिश्यूज़ पर काम करना स्टार्ट कर दिया और फ्रॉग टिश्यूज़ को ही रिलेटेड उसने काउंटिंग साइंस फेयर में उससे रिलेटेड ही उसने वहाँ पर काम किया, अपना काम दिखाया, लेकिन उसको कोई प्राइज़ नहीं मिला उसमें। और फिर उसने सोचा कि मैं दोबारा से इंसेक्ट्स पर ही काम करूँगा, क्योंकि मैं इसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ और हमें हमेशा उसी चीज़ में काम करना चाहिए जिसमें हम बेस्ट होते हैं। और डॉक्टर अर्काट ने उसको सजेशन दिया था कि उसकी एडवाइस थी कि तुम जो है और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो इन चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि तुम इसमें अच्छे हो। और उसने जब एक्सपेरिमेंट किए, इस चीज़ों की वजह से एब्राइट हमेशा अपने कॉलेज तक बिज़ी रहा और उसको काफ़ी प्राइजेज़ भी मिले और वो एक बिल्कुल यंग लड़का था अपने कॉलेज का जो एक साइंटिस्ट था। उसके कॉलेज में मतलब ग्रेजुएशन तो उसने करी ही अपने कॉलेज से, लेकिन वो एक ऐसा ग्रेजुएट था जो साइंटिस्ट भी था और ये एक बहुत बड़ी बात थी, वो अपने कॉलेज में फेमस था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि उसकी माँ के बारे में कि उसकी माँ कितनी इंटेलिजेंट लेडी थी, जो उसके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा और सारे इक्विपमेंट्स लेकर आई थी ताकि उसका बेटा कामयाब हो जाए। और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी बचपन में, जब तक कि वो स्कूल जाना शुरू नहीं कर दिया था उसने तब तक। उसके बाद में उसने और ज़्यादा इंसेक्ट्स के हार्मोन्स पर काम किया, जिससे जब उसने इंसेक्ट्स के हार्मोन्स पर काम करना शुरू करा तो उसको उस चीज़ से पहला प्राइज़ मिला काउंटी फेयर के अंदर और उसको इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री मिल गई और उसको और ज़्यादा काम करने का मौका मिला और उसने वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में भी काम किया। तो मतलब अब उसके हाथ में बहुत ज़्यादा कामयाबी आ गई, क्योंकि उसने बटरफ्लाइज में ही काम किया। फिर उसके बाद इंसेक्ट्स के हार्मोन्स कैसे होते हैं, कैसे वो एक एग से किस तरीके से वो कन्वर्ट होती है, ये सारी चीज़ें उसने एक्सपेरिमेंट्स किए और लोगों को बताया। उसके बाद उसने और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। एब्राइट ने कंटिन्यू रखे अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स मोनार्क बटरफ्लाइज पर। और उसकी सेकेंड ईयर में, जब वो सेकेंड ईयर में था, तब एक बार क्या होता है, केमिकल स्ट्रक्चर्स के एब्राइट फ़ोटो देख रहा था, उसके एक्सरे फ़ोटोज़ को वो देख रहा था और उनको देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। सेल्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसके फ़ोटोज़ को वो ऑब्ज़र्व कर रहा था और उसके दिमाग में आइडिया आया कि एक पज़ल है जो हमेशा से दुनिया में रही है कि डीएनए का ब्लूप्रिंट कैसे रीड आउट किया जाए। किसी भी जो डीएनए होते हैं उनके ब्लूप्रिंट्स को रीड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। ये चीज़ उसके दिमाग में आई कि इनको हम रीड कर सकते हैं। और एब्राइट का कॉलेजमेट और उसका फ्रेंड जो उसके साथ ही रहता था, जिसका नाम था जेम्स आर वोंग, इन दोनों ने मिलकर इस चीज़ का पता लगाया कि इसको रीड किया जा सकता है डीएनए के ब्लूप्रिंट को। और उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए प्लास्टिक मॉडल्स बनाए उन्होंने मॉलिक्यूल्स के, लोगों को ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से ये काम करेंगे। ये सब दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। एब्राइट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की और ये उनके लिए हाईएस्ट जो है ऑनर वाली बात थी। और उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए वहाँ पर
कैंसर जैसी बड़ी खतरनाक बीमारी के लिए और भी बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। एब्राइट के सोशल स्टडीज़ के टीचर उसकी बहुत तारीफ़ करते थे और वो कहते थे कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का है और ये एक कॉम्पिटिटिव जो है जुझारू इंसान है और ये बहुत अच्छी बात है। वो कहते थे कि ये कोई बैड सेंस में नहीं है इसकी तारीफ़ करना, बल्कि ये अच्छी बात है कि वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। चैप्टर का जो राइटर है आखिर में वो ये कहना चाहता है कि एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए इंसान को उसके अंदर सारे गुण होने चाहिए। एब्राइट जैसे एक उसको क्यूरियस होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साइंटिस्ट बने तो उसके लिए आपको क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है और साथ में मेहनती होना भी बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें आपको एक बड़ा महान साइंटिस्ट बनाती हैं। और ये था आपका चैप्टर जो आपको बताता है कि कैसे रिचर्ड एब्राइट जो इतने फेमस साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की, किस तरीके से वो इतने कामयाब इंसान बने और कैसे उनकी माँ ने उनका साथ दिया। तो दिस इज़ द चैप्टर इन्हें कर लेना आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर मिल जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली पेपर में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ एंड हैव अ नाइस डे।